दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। 11.5 साल कोई कम समय नहीं होता किसी ऐसी सरकार के लिए जिसमें उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर राज्य के बाद पहला ऐसा बम धमाका हुआ। अगर 2014 की पहले की सरकारों की बात किया जाए तो अक्सर आए दिन बम धमाके होते थे और लोगों को अक्सर डर रहता था भीड़ भाड़ या मेट्रो सिटी में कि कहीं हम धमाके के शिकार न हो जाए। लेकिन 11.5 साल तक धमाके नहीं होना निश्चित तौर पर इस सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये जो धमाके हो जाना भी हम लोग को इस आधार पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 11.5 साल बाद हुआ है। ये धमाका होना कहीं ना कहीं शुरुआत है उन आतंकियों की आहट की, और इसे चैन से ये सबको नेग्लेक्ट करके नहीं सोया जा सकता। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान अभी पहलगाम हमले के बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान की भारत सरकार ने शिकायत की थी, अब पाकिस्तान समझ गया कि कोई आतंकी भेजकर डायरेक्ट कुछ नहीं किया जा सकता, और न ही हम अपने आतंकी भेजकर अब डायरेक्ट कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा बॉर्डर को एकदम अच्छे तरीके से सील किया गया है, घुसना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का सहारा लिया। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का मतलब जो रहते देश में आम आदमी के रूप में और काम बहुत अच्छा करते हैं, और उनके द्वारा इस टाइप का आतंकी घटनाओं का अंजाम दिया गया। और इसमें हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भरे पड़े हैं जो उनके साथ देने के लिए तैयार हो। अभी अगर देखा जाए तो चाहे अभी जो डॉक्टर उमर हो या डॉक्टर शाहीन शाहिद हो, ये दोनों के दोनों ऐसे लोग हैं जिनका उपयोग पाकिस्तान की सरकार ने या पाकिस्तान की जो जनरल के द्वारा या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ये सब लोग के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया गया, और इनका उपयोग किया गया। इन दोनों का ये भी कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। इन लोग लालायित थे कि आओ मुझे उपयोग करो, क्योंकि इनके विचार में पूरे आतंकी थे, और ये सब के सब डॉक्टर बाद में, पहले ये सब के सब आतंकी थे। बस डॉक्टर का एक कवर चढ़ा हुआ था। जैसे कहते हैं ना कि कोई डॉक्टर का पेशा जान बचाने के लिए अपनाता है, और इन लोग डॉक्टर का पेशा बस अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए या वो आवरण के लिए कि रिस्पेक्टेड पेशा है और हम पर कोई शक नहीं करेगा। वैसे तो हालांकि ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत की सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं और भारत की खास करके खुफिया एजेंसी, उनको तो हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। किस तरीके से जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में RDX बरामद किए, लगभग 3,500 किलो के आसपास। और ये निश्चित तौर पर देश में बहुत बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट का योजना था, और ये ऐसा बम ब्लास्ट की योजना थी या ऐसे ब्लास्टिंग की योजना थी ना कि हम लोग हो सकते हैं कि 26/11 को भूल जाते। हम लोग मुंबई के अलग अलग शहरों में जो सीरियल ब्लास्ट था उसको भूल जाते, इतनी बुरी तरीके से दहलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब इसमें डॉक्टर उमर की गलती कहा जाए या लापरवाही कहा जाए या आत्मघाती हमला कहा जाए, ये सब कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एक सामान्य अनुमान की बात है। मैं जो बता रहा हूँ एक सामान्य अनुमान की बात है, और ऐसी एनालिसिस निकल सकता है, इसको फाइनल आप लोग ना समझिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो ये बताती है कि ये उन लोग का टारगेटेड हमला नहीं था, ये एक टेररिस्टों का एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब भी इस टाइप कोई ब्लास्ट होते हैं तो कोई ना कोई आतंकी संगठन सामने आकर इसकी जिम्मेवारी उठाता है, हाँ मैंने किया है। लेकिन अभी तक इस घटना के लगभग 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं वीडियो बनते तक, लेकिन कोई भी आतंकी संगठन इसकी जवाबदारी नहीं लिया। दूसरा चीज, इस टाइप की जब घटनाएं होती तो जनरली भीड़ भाड़ इलाके में एकदम चिपका कर ऐसे जगह गाड़ी को खड़ा करते हैं जहां पर ज़्यादा नुकसान हो, और जनरली ये बड़ी गाड़ियों में टक्कर मारते हैं। जैसे पुलवामा हमले में ये जो गाड़ियां था बड़ी गाड़ियों से टक्कर मार के उन्हें क्षति पहुंचाया गया। और तीसरी बात, ये सब जब होता है ना तो इसमें बहुत सारे छर्रे निकलते हैं जो उस टाइप कोई चीज़ नहीं देखा गया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अलग अलग जगह विस्फोटक सामग्री और आतंकी सामग्री पकड़ा रहे थे, तो इन लोग कोई अच्छे जगह ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर लेके घूम रहे थे, लेकिन उनकी लापरवाही से दुर्घटना घट गया। ये बस मेरा अनुमान है, बाकी फाइनल चीज ये सब अभी जो जांच एजेंसियां का जो समय लगता है, सब चीज जांच आने के बाद पता चलेगा। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन ये सब चीजों का इलाज आखिर हो कैसे?
जैसे अभी कुछ दिन पहले पहलगाम हमला हुआ, हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मार दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उनके कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। लेकिन इसके बाद क्या, मई महीने में हुआ था और अभी नवंबर में हो गया, लगभग 5 महीने भी नहीं हुआ फिर से वो चीज़ कर दिए। तो ऐसा प्रतीत होता है ना कि आतंकवादियों को देश में घुस कर मारो या कैसे ही मारो, वो उनका कारगर या स्थायी उपाय नहीं, ये एक अस्थायी टेम्पोररी उपाय प्रतीत होता है। इन सब आतंकियों को खत्म करने के लिए ना अब कहने में थोड़ा भी परहेज नहीं होता, अब सीधे इनके विचारधारा वाले लोगों को भी सीधे सीधे एक आरोपी बनाना चाहिए और इनके विचारधारा वाले लोगों पर भी सीधे प्रहार होनी चाहिए। जैसे कोई अगर आतंकी कोई अगर पकड़ाता है तो उसको लेकर सबसे पहली बात जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना चाहिए, और सरकार हो चाहे न्यायालय हो, इनको किसी भी तरीके से मानवाधिकार के नाम पर कोई छूट नहीं देनी चाहिए। और जो इन आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, हालांकि भारतीय संविधान में और भारतीय न्याय संहिता और हर भारतीय कानून में वर्णित है कि कोई भी कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों न हो, उसके लिए वकील होना जरूरी है और वो वकील को मतलब पूरा सुविधा दिया जाएगा। लेकिन एक बात है, जो वकील इनकी ओर से पैरवी कर रहे हैं ना, उन वकीलों की संपत्ति का भी थोड़ा जांच होना चाहिए और उनकी गतिविधियों का भी जांच होना चाहिए कि कहीं उनका लिंक इधर उधर तो नहीं है, इन लोग से जुड़ा तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वकील रहेगा वो वकील को एक टेररिस्ट मानना चाहिए, लेकिन अगर कोई वकील इतने घातक टेररिस्ट का अगर वकीली के लिए खुद से रेडी हुआ, अगर सरकारी वकील है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई प्राइवेट वकील अगर इसके तरफ से अगर केस लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए। और जांच में एक वकील है, वकील को कानूनी प्रक्रिया पता है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये जांच तो होनी चाहिए। इनके तरफ जो इनके तरफ से बात अपनी रखने आए हैं, उन सब की भी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए, तब जाकर ये सब टेरर मतलब अटैक हटेगा। एक्चुअल में ये सब जो टेरर अटैक है ना, अभी केवल एक टेरर अटैक, या हम लोग इसे आतंकी हमला करके नहीं बुला सकते। अब आतंकी हमला एक विचार बन गया है और इनके विचार का घोषित अघोषित, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी माध्यम से अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसे ऐसे देश में कानून भी बनाना चाहिए जिसमें कोई भी अगर आतंकी पकड़ा जाता है, उसका कोई अगर समर्थन करे, किसी भी रूप में सपोर्ट करे, तो सीधे उन पर भी थोड़ा सा जांच परख, उनकी भी जांच परख होनी चाहिए कि वो किस रूप से जुड़े हैं। क्योंकि अभी अगर आतंकवाद को अगर स्थायी रूप से खत्म करना है, परमानेंट खत्म करना है, तो उनकी विचारधारा को ही हमें खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये सब जो उमर है या शाहीन शाहिद हैं, ये दोनों जो डॉक्टर है जो इसमें मुख्य रूप से आरोपी बने हुए हैं, एक का तो डॉक्टर उमर का तो सीधे ब्लास्ट में मौत हो गया, और अभी जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर पुलिस, फिर फरीदाबाद पुलिस, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके जिस तरीके से बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिया, और इनके कारण ही निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जो घटना थी एक छोटी घटना में ही तब्दील होकर रह गई। लेकिन ये जो छोटी घटना है, बोल रहा हूँ ना, ये हमारे लिए छोटी घटना नहीं है, आपके लिए छोटी घटना नहीं है, ये छोटी घटना उन आतंकियों के लिए है। हमारे लिए छोटी घटना कैसे हो सकती है? हमारे शुरू में 8 लोगों की मरने की खबर आई, बाद में आंकड़ा बढ़ के 12 पहुंच गया और हो सकता है कि आंकड़ा और भी पार करे। हम लोग के लिए छोटी खबर नहीं है, लेकिन अगर उन आतंकियों के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पर उनके लिए छोटी घटना ही है। कहाँ उनको हजारों लोग को मारने की उनकी प्लानिंग थी। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ों का और ये सब जैसे जैसे लोग पकड़ाते हैं, इनके सपोर्ट में किसी भी रूप में कोई अगर सामने आया, किसी भी रूप, तो उनके ऊपर भी बहुत कड़ी से कड़ी निगरानी होनी चाहिए। थोड़ा सा भी संलिप्तता पाई गई तो सीधे उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। अगर कोई अपने बयानातों से बोलता है कि कैसे पकड़ लिए, ये सुविधा नहीं, तो उनको ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एक विचार बन गए हैं और विचार को खत्म करने के लिए उस विचारधारा से जुड़े सब लोग के ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। तब जाकर निश्चित तौर पर हम आतंकवाद से बच सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, अभी जनरली ये कहा जाता था कि ये जो आतंकी हैं ये भटके हुए हैं। अगर भटके हुए हैं, इनके पास खाने का दिक्कत नहीं, पैसे का दिक्कत नहीं, इसलिए ये सब आतंकी घटना करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर दोनों बहुत पहुंचे हुए लोग थे, कार अफोर्ड करते थे भाई। और जो कार अफोर्ड करता उनको इतनी दिक्कत तो नहीं होगी ना कि जान देना पड़ जाए, जानलेवा चीज़ों के लिए घूमना पड़े।
और तो और ये आंकड़ा सबसे ज्यादा डरावना तब हो जाता है ना जब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बहुत सारे भी आतंकियों का नाम आया है। उन आतंकियों सभी को नाम लेना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो सब एक नाम है। मैं उस विचार की बात कर रहा हूं जिस विचार के कारण इस टाइप घटनाएं होती हैं। अब इन आतंकियों में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हो गए हैं जो एक समझदार हैं, जिनके पास एक डिसीजन लेने की क्षमता है। अभी आपको एक चीज और बता दूं कि अभी तक आप सुने होंगे कि आरडीएक्स का प्रयोग लोग कहते हैं। अब आरडीएक्स के प्रयोग की जगह पर अब और अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। वो अमोनियम नाइट्रेट और उसके बाद में फ्यूल आयल मतलब FO और उसके साथ में और कुछ कंपाउंड मिलाकर वो सब अलग टाइप का विस्फोटक सामग्री बनाते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट को जनरली खाद से बनाया जा सकता है परिष्कृत करके, और आदमी थोड़ी मॉडिफाई करे तो और कर लेते हैं लोग। तो इससे ये समस्या होता है कि अब जब बुद्धिजीवी वर्ग अगर जब इस फील्ड में आ जाए ना तो ज्यादा घातक होता है। कई कई जगह से ये खबरें आ रही है कि उन लोग एक बहुत ही खतरनाक जहर रेजिल जिसका नाम है सायतक, वो विश्व का अभी तक का सबसे खतरनाक जहर साइनाइड माना जाता है। और साइनाइड में भी ना पोटेशियम साइनाइड KCN जिसका केमिकल फार्मूला वो सबसे खतरनाक साइनाइड है। लेकिन रेजिल उससे भी खतरनाक साइनाइड है जो अरंडी के तेल से बनाया जाता है। वो सबको लेकर भी खबरें आ रही है, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन खबरें जब आती है तो कुछ न कुछ बात रहता है। तो जब बुद्धिजीवी वर्ग जब इस फील्ड में उतरते हैं ना तो ज़्यादा घातक होते हैं, और इस बुद्धिजीवी वर्ग अगर इसमें आए तो उनको और ज़्यादा कड़ाई से निपटना चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि अगर आप एक बुद्धिजीवी वर्ग में आए हो तो आप कम से कम इस टाइप का प्रयोग नहीं कर सकते। पहले एक बहाना होता था कि पत्थरबाजी लोग करते थे, उनके पास पैसा नहीं, पत्थरबाजी करते, भटके हुए। कैसे भटके हुए? वो सब के सब एक एजेंडे के तहत काम करते हैं। और आपको क्या लगता है 370 धारा 370 हटने का कोई असर नहीं हुआ? धारा 370 आज अगर मौजूद रहता, आपको बता रहा हूं, आज आतंकी घटना में जम्मू कश्मीर की पुलिस, यूपी का पुलिस और फरीदाबाद की पुलिस एक साथ मिलकर पूरा का पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है, और यूपी का ATS इसमें शामिल है। अगर सोचिए, अगर आज धारा 370 रहता, या 370 हटने के बाद रहने के बाद छोड़ दीजिए, अगर धारा 370 हटने के बाद भी आज अगर जम्मू कश्मीर को अगर पूरी तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा रहता और उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री रहते भी के, फिर भी उसके बावजूद भी देखिए क्या इतनी आसानी से जम्मू कश्मीर का पुलिस कॉपरेट करता, गलती से भी नहीं। और 370 धारा अगर नहीं हटा होता ना तो जम्मू कश्मीर का पुलिस आता ही नहीं है, कॉपरेट करते ही नहीं, क्योंकि उनको पूरी तरीके से अपने नागरिकों का वोट चाहिए। और उनके नागरिक कभी भी जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ा इलाका, घाटी के बहुत सारे लोग जो एक खास तरीके के पंथ के आते हैं, वो सब के सब अभी पाकिस्तान के सपोर्टर, वो भारत के फेवर में बात नहीं कर सकते। और पूरे पत्थरबाजियों का जो गिरोह है, वो गिरोह क्या 370 हटने के बाद अपने आप शांत हो गया, विचार बदल गया? नहीं, वो सब के सब एक्टिव हैं, और वो सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे अनचाहे सब इन आतंकियों को साथ दे रहे हैं। उनके अंदर से आतंकी मानसिकता भी नहीं गई है। यही कारण है कि पहलगाम हमले में देखे होंगे कई सारी जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी भी इसमें पाए गए। तो सरकार के वहाँ के खास करके कश्मीर के घाटी के, जम्मू कश्मीर बोला जाए तो आप कश्मीर की वो घाटी की देखिए, जिस क्षेत्र में के लोग अभी भी अपने आप को भारत का कम पाकिस्तान का ज़्यादा समझते हैं। और समझे भी क्यों ना, धारा 370 थी ऐसी कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा करीब लाती थी भारत के तुलना में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहाँ अक्सर 370 हटने के पहले अभी 370 हटने के बाद भी अक्सर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान से वहाँ आए हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के समय जब पहलगाम हमले के बाद जब सरकार सब पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रही थी तो बहुत सारे बात खुले थे। तो सरकार को घाटी में सबसे पहली बात जो इनके मेन पनाहगार हैं उनपे भी एक सर्च चलना चाहिए। और वो घाटी में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली है, जिस तरीके से क्या बोलते हैं कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाकर वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया गया, सरकार को वहाँ फिर से अन्य ब्राह्मणों को और भारत के अन्य नागरिकों को प्रोत्साहन देकर, बसाहट देकर वहाँ का डेमोग्राफी को भी चेंज करने की जरूरत है। तो भारत के लिए निश्चित तौर पर सही चीज होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको विश्लेषण कैसा लगा, आपको जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।